बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन एक बड़ी हैपनिंग हुई। वो हैपनिंग ये थी कि कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो क्या बात करेंगे। वो आए और उन्होंने ये कहा कि मैंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन मैं उसमें नाकाम रहा। फिर मैंने ये सोचा कि जो हक़ाइक़ मुझे पता हैं और जिस शर्मिंदगी के मारे मैं ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हराम मौत क्यों मरूँ, मैं लोगों को जाके बताऊँ। तो वो ये बताते हैं कि इलेक्शन के अंदर 13 हलके रावलपिंडी के, जहाँ पर 70 हज़ार से लोग हार रहे थे और हमने 50 हज़ार लीड में उनके जो नताइज हैं वो तब्दील कर दिए। अब इस ज़मन में जब उनका ये बयान आया तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे फांसी दे दी जाए, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम औरंगज़ेब साहिबा आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उन्होंने बात की कि कमिश्नर जो होता है वो ना तो DRO होता है ना RO होता है, तो ये कमिश्नर साहब की ज़िम्मेदारियाँ क्या लगी हुई थी। अब कमिश्नर साहब इसकी बेहतर वजाहत कर सकते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या थीं। उन्होंने तो ये कहा कि इसी हुकूमत में वो रावलपिंडी के अंदर वापस दोबारा तैनात हुए थे, इससे पहले भी वो रावलपिंडी में थे। अब उनके जो इल्ज़ामात हैं या उन्होंने जो बातें की हैं उसके आफ्टर शॉक्स हमें कब तक भुगतना पड़ेंगे। इस ज़मन में उन्होंने जो चीफ़ जस्टिस के बारे में बात की, चीफ़ जस्टिस साहब भी आए और चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि इल्ज़ामात कोई भी लगा देता है। जब कोर्ट रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो उनका इल्ज़ाम तो कोई भी लगा देता है लेकिन सबूत होने चाहिए और मेरा इलेक्शन से कोई वास्ता ही नहीं था। मैं कौन सा अपने तय इलेक्शन करवा रहा था, इलेक्शन करवाना मेरी ज़िम्मेदारी तो थी नहीं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, लियाकत हुसैन चट्टा साहब, उनके इख्तिलाफ के बाद सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बोल रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बोल रही है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर साहब वो क्यों ना बोले? बेनिफिशरी कौन थे इस इलेक्शन का? हारी हुई सीटें किसको मिली? किन पर ये इल्ज़ाम लगा कि यार ये सारी सीटें ये हार गए हैं? किन पर लगा? नून लीग पे। नून लीग पर। अल्लाह भला करे। उसके बाद मुझे एक सिंपल सी बात दें, जो बंदे लोग ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने 3 बातें की हैं, अगर आप बुरा ना मनाए तो बता दूं। बताइए, पता चल गया होगा जो उन्होंने की। जी मैं बता दूं, आपकी इजाज़त ले लूँ। नून लीग के मतलब बात करने से पहले मुझे आपकी इजाज़त लेना बड़ी ज़रूरी होती है। दूसरी बातें करने से पहले भी ले लिया। यासर साहब, बड़ी सिंपल सी बात है कि आज कहा गया कि ये जहनी मरीज़ है। हाँ जी। आज ये कहा गया कि जनाब ये तो किसी और के हाथ में खेल रहा है। आज कहा गया जनाब ये तो है ही जहनी मरीज़। बल्कि आज तो एक अब्बासी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मैं तो कल इनके पास गया तो ये कह रहे थे मैं तो रात को सो नहीं सकता, मुझे कोई ज़हनी सुकून की दवाई दें। याद है ना कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू की, बल्कि मीडिया वाले तो ये कह रहे थे आप इतनी नाराज़ क्यों हो रही हैं, लेकिन आज उनका चेहरा बता रहा था, उनको जाहो जलाल बता रहा था कि जैसे कोई बड़ी सख्त चोट लगी है। फिर उन्होंने कहा जनाब कमिश्नर के पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। अब मैं सारी चीज़ें खोलता हूँ यासर साहब। एक तो कमिश्नर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, किसी के वहमो गुमान में नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा दिया गया था पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो आज से शुरू हो गई है ना, इसके हवाले से। और आप गौर करें, PSL, हाँ PSL, और स्टार्ट भी उन्होंने उसी से किया है। और उन्होंने कहा यह बड़ा अच्छा इक़दाम है, बहुत बेहतर है पाकिस्तान के लिए, फला फला। साथ उन्होंने कहा मैं आपको एक बड़ी खबर देने जाऊँ। उनके करीबी ज़राए कहते हैं कि अगर वो ये बता देते कि मैं इस चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं तो शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह तक पहुंच ही ना पाते, शायद फिर मीडिया को यहां ना पहुंचने दिया जाता। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब उन्होंने वो सारे इंकिशाफात कर दिए, वो गलत है या दुरुस्त है इसका फैसला तो मैं समझता हूं कि उनको अदालत में बुला कर उनसे सवाल जवाब करने चाहिए, उनसे जिरा होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए और पूरी कौम को इस केस को भी लाइव दिखाना चाहिए यासर साहब, लाइव। इसलिए कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं कोई ना कोई चीज़ तो उनके पास होगी ना यार। अहमद मीर साहब का आज कहना है कि ये पहला है, इसके बाद और भी आएंगे। अब्दुल मालिक साहब का कहना है कि और भी है। और हमने भी कल प्रोग्राम में कह दिया था जनाब बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से वीडियो पैगाम आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। तो यासर साहब एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें,
नंबर एक तो मैंने आपको बताया कि किस तरह हुआ, तो उस नंबर जब वो जो कल वाला है तो उसको बतौर सब पेश करते हैं जी। कल प्रोग्राम में जो इलेक्शन के बाद हमारा बाज़ाब्ता पहला प्रोग्राम था, उसके अंदर क्या बातचीत हुई थी वो ज़रा मुलाहिजा कर लें। 45 ऐसे प्रेजेंटिंग ऑफिसर के वीडियो बयान आ चुके हैं जो किसी भी स्टेज पर सामने आ जाएंगे, जो बता रहे हैं कि जनाब कितने वोट पड़े थे और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। जी राना साहब, देखिए मैंने तो अभी उनका कहा था, लेकिन ये तो एक उससे भी बड़ा बम फट गया ना। नहीं, ये कहते पंजाबी जी कट्टा खुल गया। राब्ता पहले था आपको कोई? नहीं, मेरा अल्लाह माफ करे, रिपोर्टर का तो 24 घंटे राब्ता होता है ना। रिपोर्टर तो सारा दिन खबर की जुस्तजू में लगा रहता है ना। कितने और आएंगे? देखिए बड़े अभी तो देखें, आज तो सबने कहा है कि अभी तो और भी आएंगे। अच्छा मैं ये बताता हूँ, उसके बाद मरियम साहिबा ने कहा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, कि जनाब इन्हें अदालत में जाना चाहिए था। अब इनका ज़मीर किस तरह जागा? भाई इनका ज़मीर जो है फिर हुकूमत में रहते हुए जागा। गौर करें ज़रा, आज कभी इनका वीज़ा निकाल रहे हैं, कभी कुछ निकाल रहे हैं। ये जब से वहाँ लगे हैं उससे पहले ये शहबाज हुकूमत में, ये हमजा शहबाज साहब की हुकूमत में लाडले तरीन अफसर कहलाते थे, नहीं कहलाते थे? तस्वीर मौजूद हैं। फैसलाबाद में जब लगे, जहाँ जहाँ भी इनकी तैनाती हुई, उसके बाद ज़रा गौर करें ना। जनाब बशीर मेमन साहब ने रिटायरमेंट के बाद कहा था, तो आपने कहा जी हाँ उनका ज़मीर तो जाग गया। उनको भी जाके किसी अदालत में पेश होकर कहना चाहिए था ना। आपका बंदा कहे तो ज़मीर जाग गया। फिर अरशद मलक मरहूम जज जो हैं, ऐसा सब याद है? जी जी, उनका मामला सीधा कोर्ट में भेजना चाहिए था या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करना चाहिए था? उनकी ऑडियो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीक की गई थी या कोर्ट में पेश की गई थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फिर तो आज इतनी तकलीफ क्यों है? आज ये बात क्यों है? आज हम क्यों नहीं कहते कि ये भी ठीक है? आप पिछली मिसालें याद रखें ना। डॉक्टर जज अरशद मलक मरहूम बिल्कुल ठीक थी। आपने पूरी वीडियो चला दी, स्क्रीन पे चला दी, हर चीज कर दी। उसके बाद कहा जी अब हम जाएंगे अदलिया में। उसके बाद आपने बशीर मेमन साहब जो हैं वो कहें तो उनका ज़मीर ठीक है। और अगर देखें ये कमिश्नर है, इसने बतौर कमिश्नर इस्तीफा दिया है। ये 5 दिन बाद रिटायर हो रहा है, 20 दिन बाद रिटायर हो रहा है, 40 दिन बाद रिटायर हो रहा है। इसके इल्जाम दुरुस्त हैं या इसके इल्जाम गलत हैं, इस पर तो हम जाते ही नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन क्या उसने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी रिटायरमेंट के बाद की है? क्या उसने मीडिया टॉक अमेरिका में की है? क्या उसने मीडिया टॉक लंदन में की है? क्या उसने मीडिया टॉक किसी और मुल्क में की है? बड़ी हिम्मत की बात होती है, आप जिस मुल्क में रह रहे हो वहीं पर आपको पता हो कि हुकूमत भी किसकी आ रही है, आपको पता हो कि आगे भी मामलात क्या हैं, और फिर आप खड़े होकर ये बात कर दें। और मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो अपनी बात पे डटे हुए हैं, कहते मुझे बुलाएं, मैं सबूत पेश करूंगा। जो चल रही है जो बात, अब इस पर मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा सख्त तरीन तकलीफ में है। मैंने उनके जितने लोगों के बयान सुने हैं, जितने के भी सुने हैं, बहुत सख्त तरीन उनका है। और आज अभी आपको पता है ना, उसका भी आ गया है जो इनके पार्लिमानी लीडर थे पीपल्स पार्टी पंजाब के, हसन अख्तर मुर्तज़ा, क्या नाम था उनका? मुश्तबा नहीं, हसन मुर्तज़ा। उनका आ गया। उनका वाकई जनाब इस बयान के बाद तो बड़ी हैरत है, हमारे साथ भी ऐसे हुए हैं। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बीवी कैसरा इलाही साहबा ने कहा है कि जनाब मैं दुआ करती हूँ कि गुजरात के जो इस मामले में अफीसर थे, अल्लाह करे उनको भी गैरत आ जाए, ये लफ्ज़ उन्होंने कहा, और उनका ज़मीर भी जाग जाए। ये अब बातें होना शुरू हो गई हैं। नून लीग ने कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ECL में डालने का मुतालिबा कर दिया। भाई मैं कहता हूँ खाली उनका नाम ना ECL में डालें, उन सब लोगों के नाम भी ECL में डालें जितने वहाँ पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे, जितने वहाँ ड्यूटी देने वाले थे, उनके भी डालें ना। इसलिए कि अगर ये सच निकलता है तो सब मुजरम है, और साथ में इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी तो ये बनती है कि जब तक साफ और शफाफ इंक्वायरी ना हो जाए, ये 14 सीटें हैं या 15 सीटें हैं, इनके रिजल्ट रोक लें इनके रिजल्ट। अगर ये गलत कह रहे हैं तो जारी कर दें, अगर ये दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर फैसला कर दें कौन जीता है कौन हारा। ये होना चाहिए ना, कानून और इंसाफ ये है, ये नहीं है। मुझे पता है फार्म 45 वो कह रहे हैं, उन्होंने एक और कहा कि अब भी ठप्पे लग रहे हैं। ये जो असर होता है ना कि दोबारा गिनती कर लें, ये सबसे दुनिया में 2 नंबर काम होता है।
आपके थैले पता नहीं कहां कहां फेंके होते हैं, जो उस पर एक स्टैंप लगी होती है, वो स्टैंप आप 100 दफा लगा सकते हैं, उनके अंदर पड़े हुए वोटों की दोबारा डाले जा सकते हैं, अंदर इंक गिर सकती है, कोई चीज हो सकती है, ये बिल्कुल ड्रामा होता है। हाँ, फिर कराएं उन सब के थम जो है उनकी कराएं इंस्पेक्शन, फोरेंसिक कराएं थम की, फिर जाके होता है। लेकिन कौन इतना लंबा जाए? पता चलता है कि असम्बली खत्म हो गई है, पता चलता है कि मामला खत्म हो गया, पता चलता है सारा कुछ खत्म हो। बात यह है कि आज तक धुआंधार दिन, और आज दिन का आगाज जो हुआ है ना, वो इतना धुआंधार हुआ है। अब इस पर अब मैं समझता हूं कि अहमदारों को सोचना चाहिए, अहमदारों को इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और इस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल ओपन करना चाहिए, ताकि कौम को पता चले कि लियाकत चट्टा झूठा है या सच्चा है, कौम को पता चले कि ये दुरुस्त है या गलत है। मुझे और उन लोगों को भी कटहरे में लाना होगा जो कह रहे हैं ये नफ्सियाती मरीज है। तो क्या नफ्सियाती मरीज जो है वो हर जगह तैनाती की गई उसकी, और उसकी तैनाती करने वाले भी नफ्सियाती हैं? फिर तो वो भी मुजरम है ना। पिंडी तो एक बड़ा हसास तरीन शहर है यासर साहब, और हसास तरीन शहर में कमिश्नर के ओहदे पे बैठे हुए यार अफसोस हुआ है ना। मैं फिर वो कह रहा हूं कि हम इतनी आगे चले जाते हैं, इतनी आगे चले जाते हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। हम बोलते हुए, हम अल्फाज अदा करते हुए सोचते नहीं है कि हम कह क्या रहे हैं। अब तो लोगों का रिकॉर्ड, लोगों के पास रिकॉर्ड मौजूद है, सोशल मीडिया ने भर दिया ना। लियाकत चट्टा साहब का 75% खानदान जो है वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान से तल्लुक रखता है जी। उनकी फैमिली की बैकग्राउंड देख लें, उनके सारी चीजें देख लें। ऊपर से 1 मिनट से पहले किसी ने इल्जाम लगा दिया मलक रियाज के साथ, उसकी खिलाफ मलक रियाज साहब का आपने तरदीदी, उन्होंने कहा यार जिन्होंने कोई नहीं लभदा वो मेरे भेज देंगे ने। तो ये तो बड़ी कहते हैं ना पंजाबी जी, कट्टा गया जे खुल, और एक के बाद कोई दूसरा ना खुल जाए, और दूसरे के बाद तीसरा ना खुल जाए, तीसरे के बाद चौथा ना खुल जाए। इसलिए इसी पे सबसे पहले ये करना चाहिए कि इसकी ओपन कोर्ट में समाअत होनी चाहिए, और पूरी कौम को ये दिखाना चाहिए कि जनाब ये गलत है या सही है। आपने देखें अगर इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर समाअत हो सकती है, अगर बाकी केसेस के ऊपर समाअत हो सकती है, तो इसकी क्यों नहीं हो सकती? आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी मरियम औरंगजेब साहिबा? जी मैंने पूरी सुनी है जी। उसमें कितनी देर उन्होंने बात की लियाकत हुसैन चट्टा के बारे में? उन्होंने जितनी देर की है उसके अलावा बाकी अपनी बातें की हैं सारी। उन्होंने अगर फ़र्ज़ कर लें कि 100 का तनासब निकालना है तो 100 में से 15% उन्होंने लियाकत हुसैन चट्टा साहब के बारे में बातें की हैं, 85% उन्होंने पीटीआई के बारे में बातें की हैं। वो यूं लगता है जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई करके चली गई। सर मैं कह रहा हूँ कि इनके जहन पे सवार हो गई है, इनके सोते उठते जागते बैठते खड़े होते आगे पीछे खाना खाते, इनको बस वही जहन में आ रहा है। ओ भाई उसने तो नाम भी नहीं लिया कि कौन कौन से उम्मीदवार जीते, लिया था नाम उसने? नहीं। तो मुस्लिम लीग नून को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपका काम बनता था, कहते जनाब बिल्कुल इसने ये जो बात की है इसकी इंक्वायरी करवाएं, और इंक्वायरी कराने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। अब्बासी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब उनसे पूछा गया जनाब फार्म 45, और नहीं 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 नहीं, अब ये हाई कोर्ट जाए, ट्रिब्यूनल बन गया उसमें जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाए। ओ भाई फार्म 45 एक चीज है ना। आज शहजाद इकबाल ने अपने प्रोग्राम में कहा यासर साहब कि मैंने मरियम औरंगजेब साहब से कहा कि मैंने शुएब शहीन साहब से कहा कि जनाब आप फार्म 45 तो पेश नहीं करते, और यहाँ पे कहते हैं मुस्लिम लीग नून कहती है जब हम इनसे फार्म 45 का मुतालबा करते हैं तो ये पेश नहीं करते। तो कहते हैं उन्होंने मुझे फौरी तौर पर तमाम के तमाम फार्म 45 भेज दी, और जब मैंने उनके मुतबादल तारक फजल हैं गालबन जी, उनको फ़ोन किया कि आप भी फार्म 45 मुझे भेजें, पता लग जाता है। तो पता चला जी उन्होंने कहा नहीं जी हम तो इलेक्शन कमीशन में देंगे, आपको नहीं दे सकते। फिर उसके बाद उसने कहा जनाब नवाज खोखर जो हैं, क्या नाम है उसका, उनका मुस्तफ़ा नवाज खोखर, कहते हैं उन्होंने भी मुझे जो फार्म 45 भेजा वो और शुएब शहीन का सेम फार्म 45 है, और उसमें भी शुएब शहीन जीता हुआ है। अब मुझे इतनी बात बता दें, शुएब शहीन हो गया गलत जी, पीटीआई का ये उम्मीदवार था साथ, ये ठीक गलत हो गया। तहरीक लब्बैक वाले को भी आप गलत कह रहे हैं, जमात इस्लामी वाले को भी आप गलत कह रहे हैं, उसके बाद मुस्लिम पीपल्स पार्टी वाले को भी आप गलत कह रहे हैं, इवन कई जगह पे मुस्लिम लीग नून के लोग जो कह रहे हैं आप उनको भी गलत कह रहे हैं। वो कौन सा फार्म 45 है कि 4 उम्मीदवारों के पास एक जैसा है, और 5वां उम्मीदवार जो है उसका फार्म, उसके पास कौन सा ऐसा फार्म है कि वो 47 फौरी तैयार हो जाता है? तो लिहाजा
नवा कट्टा गया जे खुल सी जिन्नी देर तक ईद इंसाफ नहीं ना होना यासिर साहब, जब तक ये बात खुल के सामने नहीं आनी, उस वक्त तक अगर आप कहें कि कोई चीज़ होती है ऐसी वैसी, फिर नहीं। ऊपर से आज यार देखें यार, सलमान अकरम राजा जैसे शख्स को गिरफ्तार कर लेना, फिर उन पर एक FIR दर्ज कर देना। एक तरफ हम जमहूरियत के लिए इलेक्शन कराते हैं, सड़क रोक कर टायर जला रहे हैं। क्या सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की है जिसपे आमदोरफ्त मुअत्तल हुई। मुझे बताएं, मैंने अपनी आंखों से वहाँ देखा है यासिर साहब, मैं एट द स्पॉट मौजूद था, सारा मीडिया मौजूद था। ये सर्विस रोड नहीं होता, वहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस तरीके से उन्हें उठाया गया है कि पता नहीं क्या है। अगर इस मुल्क के अंदर एक ऐसा शख्स जो कानून को जानता है, जो कानून की पासदारी करता है, उसके साथ भी ऐसा, और दुनिया पाकिस्तान का एक मारूफ तरीन वकील है, और उसके साथ ऐसा हो जाए, फिर बाकी रह क्या जाता है यार। तो यार यही तो यासर साहब, अब मेरा ख्याल है जमहूरी कुव्वतों को भी ये सोचना चाहिए, जमहूरी कुव्वतों को भी फैसला करना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के लिए सबसे पहले सोचे, इस पाकिस्तान के लिए सबसे पहले बात अगर इसी पे सोच पे आ जाएं कि पाकिस्तान के लिए सोचें। ये कल की बात है कि कल की जो बड़ी मीटिंग है उसके बाद तो साद रफ़ीक साहब ने मोहर तस्दीक उस पर सब्त की है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अब वफाक में इंटरेस्टेड नहीं। तो ये वज़ीर आज़म की गद्दी पे बैठेगा कौन? आपको एक बात बता दूं जी, नून लीग को बैठना पड़ेगा। अगर नून लीग वफाक में नहीं जाती तो नून लीग पंजाब में भी नहीं होगी। ये कागज़ पकड़ के नोट कर लीजिएगा मेरी बात को। नून लीग अगर वफाक में नहीं जाती तो नून लीग पंजाब में भी नहीं होगी। हाँ, ये खबर दुरुस्त है कि जो जाती उमरा में इजलास हुआ है, मैंने कल ही ये खबर ब्रेक कर दी थी, याद है ना आपको? बाद में लोग तो आज ट्वीट श्वीट सारा कुछ कर रहे हैं, हमने रात के प्रोग्राम में कह दी थी। जाती उमरा इजलास में बड़े मियाँ साहब ने कहा जनाब, और इसहाक डाक साहब ने भी इसकी तस्दीक की है उसी मीटिंग में। उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि हमें वफाक की हुकूमत उस सूरत में लेनी चाहिए कि बाकी स्टेक होल्डर भी हमारे साथ हों, वो भी इस हुकूमत का हिस्सा बने। अगर हम अकेले को करना पड़ेगा तो आगे जो IMF से डील है, आगे जो मामलात है, इस पे आवाम को जवाब देना होगा, और हमें अकेले को वापस आके बाकी लोग निकलना चाहे तो ये किसी सूरत में नहीं है। लिहाजा आप पंजाब को लें, पंजाब के जिन इलाकों में अभी शिकस्त हुई है उस पर गौर करें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन मेरे पास इतला ये है कि अगर नहीं लेनी गवर्नमेंट तो फिर दोनों नहीं मिलेंगी। ये मैं आपको बड़ी एक खबर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी तक के मंजरनामे मेरे तो मैं एक और बता दूं खबर। जी, सुनने में तो ये भी आया कि ये भी किया गया कि ठीक है नून लीग ही लेती है, लेकिन वज़ीर आज़म जो है फिर बलोचिस्तान से बना दिया जाए। अब्दुल मालिक साहब का नाम भी आ रहा है। नून लीग को वो फिर वज़ीर आज़मशिप लेने की बजाय वजारतें लेना क्या सूट करेगा उन्हें? बेनिफिट क्या होगा उसमें उनका? वो बेनिफिट ये होता है ना कि चले जनाब, इल्ज़ाम हमेशा ना वज़ीर आज़म पे आता है, फलाने की हुकूमत है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना अभी डिस्कस हो रही हैं। देखिए आज 3 दफ़ा मरियम औरंगज़ेब साहब से पूछा गया है कि फ़ाइनल क्या हुआ है। पीपल्स पार्टी के साथ आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। कुंडी साहब तो बार बार कह रहे हैं ना जी, और मरियम साहबा कह रही है जी हमारी एक मीटिंग हो गई है, एक मीटिंग और होनी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम फाइनल जो है अभी कुछ करेंगे। अब ये पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा मैं देख रहा हूं कि वज़ीर आज़म नामजद करके भी अभी तक यकीन नहीं है, सारा कुछ करके भी यकीन नहीं है। और ऊपर से आज जो कट्टा खुल गया है, अगर आपने इसको क्लियर ना किया, इसको ना बांधा और इस मामले को क्लियर ना किया, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हो सकता है और भी कई खुल जाएं। तो लिहाजा इस मामले पे इस केस की समाअत ओपन होनी चाहिए, इसमें सच और झूठ सामने आना चाहिए। और उस वक्त तक जिसके हवाले से उन्होंने कहा है कि इतने 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेगा, या सर इससे ज़्यादा क्या लगेगा, तो सारा फाइनल हो जाता है। मंगवाएं फार्म 45 दोनों, तीनों, चारों, पांचों कैंडिडेट से, जो कैंडिडेट वहां पे इलेक्शन लड़ रहे थे, उनसे मंगवाएं। के पास तो पूरे होंगे ना? नहीं, सबके पास यहाँ पूरे, घबराए ना आप, मंगवाएं, मंगवा के रखें आगे। जब आप आगे रख लेंगे तो आपको ज़मीन और आसमान का फर्क पता लग जाएगा। अब से कुछ देर पहले राना साहब तकरीबन कोई 10:30 के करीब
ये इतलात आई थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इजलास हुआ है तो उन्होंने आला सतह की एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है इन इल्ज़ामात के बाद। सुभान अल्लाह यार, हंसते हैं यार राना साहब। सदके जाऊंगा। अच्छा ये वो ना सदके करें, जाऊं। वो ना करें फिर भाई भी आप ये हंसते हैं। तहकीकाती कमेटी कौन करेगा तहकीकात? उनका इल्जाम जिस पे है, क्या वो तहकीकात करेंगे? इसके लिए अदालती कमीशन बनना चाहिए, इसके लिए हर चीज ओपन होनी चाहिए, फिर इस कौम को सुकून आएगा, फिर इस मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आएगा, फिर इस मुल्क के हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और दूसरा पुरअमन एहतजाज को मत रोकें, ये एक जमहूरियत का हुस्न होता है और जमहूरियत के हुस्न को कायम दायम रहने दें। एहतजाज रोक रोक के आपने इलेक्शन में रिजल्ट नहीं देख लिया तो नहीं होना चाहिए। या सर ये तो होगी सियासी बातें। मैं एक चीज़ पूछना चाहता था, मैं सुबह से मैं कहा आप बड़े जहांदीद आदमी हैं, आपके इंफॉर्मेशन बड़ी है। गज़ा जो है, गज़ा जी सर, वो आज़ाद हो गया, ख़त्म हो गई जंग? वो तो मिस्र ने भी अब दीवार उठानी शुरू कर दी। नहीं, क्या हुआ क्या? ख़त्म हो गया सारा मामला? नहीं, या हम पे हिस्स हो गए हैं, या दुनिया भर का मीडिया जो है वो उसी तरह बन गया है? क्या हुआ है? किसी की तवज्जो है उस तरफ? हम टीआरपी वाले लोग हैं, कुछ दिन जब बैनुल अक़वामी सतह पे बात होती है हम भी कर लेते हैं, वो खामोश होते हैं हम भी हो जाते हैं। नहीं यार, रोज़े महशर ना हम सब ने जवाब देना है। मैंने आज बहुत सी ऐसी तस्वीर देखी, मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ जर्नलिस्टों से राब्ते किए, तो मैं भी ये समझ रहा था शायद हो गया, गज़ा का मसला ख़त्म हो गया। वहाँ पर तो गज़ा को ख़त्म किया जा रहा है और हमारे मुसलमान हुक्मरान क्यों खामोश हैं? हमारा मीडिया क्यों खामोश है? हम एक लियाकत चट्ठा को लेकर सुबह से बैठे हैं। गज़ा में मरने वाली, शहीद होने वाली मासूम बच्चियाँ, वो छोटे छोटे बच्चों के लाशें जो खुद फूल थे लेकिन अब ज़मीन में दब चुके हैं, वहाँ पर रोती हुई माएँ, वहाँ पर टूटे हुए बाजू, क्या हमें याद नहीं दिलाते? क्या हमारी गैरत ईमानी जो है सो चुकी है? इस पर कोई टीवी बात करने के लिए तैयार नहीं है ना। क्या हम ये समझ लें कि हम बिल्कुल हमने रोज़े महशर जवाब नहीं देना? क्या हम ये समझ लें कि बिल्कुल मुसलमान जो है वो एक ताकत के आगे झुक गए हैं? सियासत होती रहेगी, बिल्कुल करेंगे बात, वो भी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन यासर यार ये जो जुल्म हो रहा है इस पर क्यों खामोशी है? आप तो सारा दिन टीवी पे बैठते हो, देखते हो, ट्रांसमिशन चलाते हो। क्या पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल ने इस पे बात करनी शुरू की है? वो एक हवा था, दब चुका। तो क्या इसे सहाफत कहते हैं हम? क्या बतौर मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है? मैं कह रहा हूं कि किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती उसमें आज इसका जिक्र नहीं होना चाहिए था। मुझे तो अफसोस हो रहा है और मेरा दिल तो बिल्कुल खून के आंसू रो रहा है, आपका भी रो रहा होगा। हमें गज़ा के मुसलमानों को नहीं बोलना, हमें फ़लस्तीन के लिए आवाज़ को बुलंद करना है, हमें कश्मीरियों के लिए आवाज़ को बुलंद करना है, हमें हर उस जगह पे जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। बाकी काम भी साथ साथ, लेकिन इसको मत बुलाएं, इसलिए कि ये वो चीज़ें हैं जिसका रोज़े महशर हमें जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका जवाब देना है तो फिर इसके लिए अपने अपने ताईं आवाज़ को बुलंद करें। और जो खामोश रहता है, जो दिल में बुरा नहीं कहता, वो मुनाफिक होता है। और जो मुनाफिक हो, आप सोच लें कि मुनाफिक के मतलब हुक्म क्या है। एक ब्रेक लेते हैं राना साहब, ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। सियासी मंजरामे की इस पर भी बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। कल का दिन जब जीडीए वाला मामला था, जीडीए ने जामशोरो टोल प्लाजे के ऊपर धरना दिया और आज के दिन मुख्तलिफ शहरों में जो एहतजाजी रैलीज निकाली जा रही हैं, उसके बाद आने वाले दिनों में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम की अगर बात करें तो किसके नंबर पूरे हैं? दावेदार बहुत से थे, लेकिन नंबर्स गेम के हवाले से अभी तक हतमी तौर पर बात कोई नहीं कर रहा। इस वक्त बुनियादी तब्दीली कौन सी है जिसकी ज़रूरत है, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, देखा जाए
आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, माजी करीब के अंदर और भी बहुत सी जमातों ने इल्ज़ामात लगाए हैं। क्या समझते हैं कि कोई तब्दीली आ जाएगी या फिर इसी को मिन्नुअन मान के बैठ जाना पड़ेगा जितनी नशिस्तें मिली हुई? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे ख्याल में उम्मीद हमेशा अपनी जिंदा रखनी चाहिए और हमेशा रोशनी की तरफ देखना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं, अल्लाह फरमाते हैं कि औलाद तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। कौम को कह रहा हूँ, आपने नाउम्मीद नहीं होना। आपने जिस जमात को वोट डाला है, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल उसमें इंसाफ होगा। और मुझे नहीं लगता कि इसी मैंडेट के साथ सब बैठेंगे। हो सकता है इनिशियली स्टार्ट हो, लेकिन इसका कुछ कजिए का कुछ हल निकलेगा, क्योंकि जो दो बातें अभी 3 दिनों में निकली हैं, दोनों ही बड़ी अर्थ शैटरिंग है, माइंड ब्लोइंग है। एक मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पीडीएम के रहे और जिनके नीचे हमारे खिलाफ सारी तहरीक चली, अदम एतमाद उनकी एक तरह से सरबराही में हुई, और उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं एक जिम्मेदार ओहदेदार के खिलाफ, ये बहुत ही ज्यादा हसास नोयत के उनके इल्जामात हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर क्यों इतनी बड़ी जमात के इतने बड़े एक एक्सपीरियंस लीडर ने जो उस वक्त हमारे खिलाफ पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन और रिजीम चेंज में एक तरह से उनके आर्किटेक्ट्स में से एक थे, और उन्होंने अपने ही उस दौर की उस सारी रिजीम चेंज के ऊपर उन्होंने एक तरह से सुल्तानी गवाह बने। तो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान और उसके बाद आज कमिश्नर रावलपिंडी, जिस तरह कमिश्नर साहब का बयान आया है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से उनके घर के अंदर से, हुकूमत के अंदर से उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई है। तो इन चीजों की मौजूदगी में ऐसा लग रहा है कि जो मैंडेट पे डाका डाला गया है उसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े अहम लोगों पर उन्हें इल्जामात लगाए हैं। तो ये इस तरह नहीं हो सकता कि बस इल्जाम हो गया और बात खत्म। और हल इसका बड़ा आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्म 45 मौजूद है, जो जहाँ वोटिंग हुई उसका जो रिजल्ट है, ओरिजिनल फॉर्म 45 पे जो है आप बैठे, रिजल्ट फॉर्म 47 का बनाए और जहाँ जहाँ जिसका हक बनता है उसको वो हल्का दें। उसके बाद ही अच्छी सिचुएशन आएगी। तहरीक इंसाफ की 93 सीटें हैं, 92 हमारी और एक हमारे साथ हलीफ है, तो कम से कम हमारी 170 से ज्यादा बनती हैं। अब कितना इसमें इंसाफ होता है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे, लेकिन पुरअमन रहेंगे, पार्लियामेंट के अंदर रहेंगे, अदालतों के अंदर रहेंगे, रोड पे एहतजाज करेंगे, सब कुछ करेंगे। कानून को हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि कानून को जिन्होंने हाथ में लिया उनको कानून के हवाले करने का वक्त आ चुका है। अली मोहम्मद खान साहब, लियाकत चट्टा साहब के आज के इस बयान के बाद, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कहीं इस मामले पर मट्टी डालो ये तो नहीं हो जाएगा? क्या आप इस मामले को ओपन कोर्ट में समाअत के लिए लेकर जाएंगे? आज पार्लियामेंट हाउस के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी इलेक्टेड एमएनएल ने अपनी पहली प्रेस टॉक की, जिसमें मैंने, सरदार वसीक खोसा ने, बैरिस्टर उमैर नियाजी और चीफ विप जनाब आमिर डोगर साहब ने, हमने और तमाम हमारे एमएनए मौजूद थे, काफी सारे आए हुए थे। हमने जो पहली सबसे बड़ी डिमांड की है वो ये है कि मैंडेट हमें अपना वापस दिया जाए, और मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे सो मोटो नोटिस लें और इन चीजों की तहकीकात करें कि क्यों कौम के मैंडेट पे डाका डाला गया। हालांकि चीफ साहब ने खुद ये बात की थी कि इलेक्शन जो है वो पत्थर पे लकीर है, तो इलेक्शन जो है वो पत्थर पे लकीर है, तो इस लकीर में करप्शन का और मैंडेट चोरी का रंग किसने भरा, क्यों ऐसा किया गया, क्यों आइन की, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की और तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी फर्जी की गई, और वो साहबान ने ऐसा क्यों किया कि कौम का मैंडेट चुरा के एक का हक किसी और के हाथ क्यों थमाया। आखिर क्या वजह थी, क्या लालच था, क्या प्रेशर था, क्या धमकी थी, क्या ब्लैकमेलिंग थी, कोई तो वजह होगी। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अब ये बताइए कि आगे का इल्जाम लगाया है, आगे का गोल क्या है? गवर्नमेंट की अगर फॉर्मेशन पे बात करें तो दावेदार आप थे हुकूमत बनाने के, लेकिन फिर खबर ये मंजर आम पे आई कि अपोजिशन बेंचेस पे बैठने का फैसला है। क्यों फैसला किया अपोजिशन बेंचेस पे बैठने का? और अगर दावेदारी पहले की जा रही थी हुकूमत बनाने की, तो वो किसके साथ मिलकर बनानी थी? हम अब भी हैं और अपने साथ ही मिलकर बनाएंगे। जो हमारी सीटें चुराई गई हैं वो हमें वापस की जाए, हम अपने मैंडेट से बनाएंगे, लेकिन अपने साथ
चारों सूबों की वो जमातें जो हमारे हम ख्याल हैं या जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहती हैं या जो स्टेटस को के खिलाफ हैं, जो जुल्म के खिलाफ हैं, वो हमारे साथ जा सकते हैं, बावजूद इसके कि अगर हमें हमारा हक मिलता है और 2/3 अक्सरियत हमें हमारी जो है जो हमारा हक, उसके बावजूद हम चाहेंगे कि जितना हो सके कंसेंसस बना के अपने साथ उन लोगों को साथ लेके चलें, सवाए वो 2 बड़ी जमातों के जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पे पहुंचा है। मेरा इशारा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ है, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इन 2 जमातों के साथ हम अलायंस में नहीं। क्या वजह है? JUI फे आप कहते भी हैं मौलाना लीड कर रहे थे, तो उनकी वजह से नहीं पहुंचा? फिर नजरियात मौलाना के बारे में तब्दील क्यों हुए, इनके बारे में क्यों नहीं हो रहे? देखिए, मौलाना साहब के साथ भी काफी अरसा एक सियासी मुखासमत की सजा 10 साल तो पार्लियामेंट में रहे हो गए हैं, उसमें रही। लेकिन असल में जो मौलाना साहब का रोल है वो हमेशा एक एलआई का ही रहा है। रहा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ही है। नून लीग 3 बार मियां साहब और 1 बार मियां शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ ही शायद खान साहब, तो पिछले देख लीजिए कि 2-3 दहाइयों में वो इस मुल्क को 4-5 वज़ीर-ए-आज़म दे गए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी पिछली 5 दहाइयों में इस मुल्क को 4-5 वज़ीर-ए-आज़म दे गए हैं। तो ये जमातें अगर डिक्टेटरशिप का दौर निकाल लें मुशर्रफ साहब का या जिया साहब का, तो बीच में बाकी जितना वक्त है या नून लीग या पीपल्स पार्टी इन्हीं के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं सवाए 5 साल दौर क्यों लीग के। तो आप मुझे बताइए, जिन लोगों की वजह से मुल्क की हालत हुई है, अगर उनके साथ ही मिलकर हुकूमत बनानी है तो फिर तहरीक इंसाफ बनाने की जरूरत क्या? अली मोहम्मद खान साहब, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी और आपने कहा कि आप जल्द एक सियासी जमात के साथ में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप तहरीक इंसाफ में के ही हैं और तहरीक इंसाफ में ही दोबारा आएंगे और जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो रहे हैं। उस सियासी जमात का क्या नाम है, कब तक ये ऐलान हो जाएगा और मज़ीद कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? बस मरीज ऑपरेशन थिएटर में है और बस घंटे एक में इंशाल्लाह वो ICU से निकल के तो वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको इंशाल्लाह नाम भी बताते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे ख्याल में अपने दोस्तों का और अपने एलाइज का, अपने हम ख्याल लोगों का, उनकी इज्जत का और उनकी सीक्रेसी का ख्याल रखना चाहिए। अगर बात की तो इंशाल्लाह आपके सामने बात आ जाएगी। आज के दिन में हो जाएगा या कल के दिन में होगा? इंशाल्लाह आज की रात आपको इंशाल्लाह खबर मिल जाएगी। आपको तो वैसे भी खबरें वक्त से पहले पहुंच ही जाती हैं रात साहब। अली मोहम्मद खान से कहा है कि आज रात तक ही फैसला हो जाएगा और नाम मंजर आम पे आ जाएगा कि किसके साथ शमूलियत करके कितना हिसाब मांगा जा रहा है मखसूस नशिस्तों का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। शेबदास ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। गवर्नमेंट की फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं। जब पहले ब्रेक से पहले बात हो रही थी तो उस वक्त भी सवाल एक यही था कि हुकूमत बनाएगा कौन, किन बुनियादों के ऊपर, हुकूमत के मकासद क्या होंगे, हिस्सेदारी किस किस की होगी, बंदरबांट किस तरीके से होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंडी साहब, पहले तो आप लोगों ने ये फैसला किया कि वजारतें नहीं ली जाएंगी, अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए ताउन कर देंगे। अब सुनने में ये आ रहा है कि नून लीग भी यही सोच रही है कि हम वफाक ना लें। उधर से वो जो पहले दावेदार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो भी खामोश हो गए। ये वफाक किसके हिस्से में आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन हुए हैं और उसमें हमने तो अभी CC की जब मीटिंग हुई थी तो हमने कहा कि मेजॉरिटी पार्टी PMLN है। PTI ने बातचीत करने से सबसे इनकार किया था, तो हम PMLN को सपोर्ट करेंगे कि वो जो है हुकूमत बनाए, उनका वज़ीर-ए-आज़म हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन काबीना कैसा नहीं बनेगी। हम उनको एतमाद का वोट भी देंगे और तमाम लेजिस्लेशन जो कि मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे और जो है बाकी हम उनके साथ होंगे और वो चलाए हुकूमत। कुंडी साहब, क्या ये फैसला हतमी है कि आप वजारतें नहीं लेंगे? जी, तकरीबन ये फैसला हतमी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारत। अच्छा, कुछ इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने लोगों के लिए बातचीत की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहा गया है, इसमें कोई सदाकत है? क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ज़राए बताए जा रहे हैं।
देखें, हमारा जो माजी का एक तजर्बा और एक इतिहाद रहा 16 महीने का, उसमें बहुत सी मुश्किलात थी। PLML भी कहती थी कि हमारा जो है इत्तेहादियों की वजह से हम परफॉर्म नहीं कर सके। हमारी भी रिजर्वेशन थी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, पंजाब के हवाले से। वहाँ पर हम हुकूमत में थे तो थे पंजाब में, लेकिन हमारे दोस्त, हमारी पार्टी के दोस्त ये कहते थे कि जी हम इस वक्त भी जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में, चाहे पुलिस से, और जो भी है। तमाम पार्टीज को फंड्स भी दिए गए, उस पार्टी को दिए गए थे, बहुत से खर्चात, बहुत सी रिजर्वेशन। उस चीज को दूर करने पाकिस्तान पार्टी ने एक साथ कुछ निकाल मेंबर्स की एक कमेटी बनाई कि उनके साथ बैठकर इन मामलों को देखें, ताकि दोबारा ऐसी चीज ना हो और हम आगे स्मूथली हुकूमत चला सके। हुकूमत के हम नहीं बनेंगे, लेकिन कम अज कम जो है बाकी चीजों पर जो है मामला को तय करें। आज भी चौथी मीटिंग हमारी जो है कमेटी की PMLN के साथ हुई है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है फॉर्मूला तय हो जाएगा, जिसके बाद जो इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। तो अगर PMLN ये कह दे कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी में हमें कोई हिस्सेदारी दे दे? बिल्कुल दे देंगे, तो उनकी कोई सीट आएंगे तो। सही। हाफिज हमदुल्ला साहब ने एक बात की और एक बात शेर अफजल मरवत साहब ने की। मरवत साहब ये कहते हैं कि बिल वास्ता तरीके से जरदारी साहब राबिता करना चाहते थे, और हाफिज हमदुल्ला साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो तो अडियाला में जाके मुलाकात करने की ख्वाहिश रख रहे थे। देखें, मरवत साहब ने जो बात की उसकी तो रिप्लाई मैंने उसी वक्त दे दिया था, क्योंकि मरवत साहब को हम संजीदा लेते नहीं, होता अपने आप को मस्खरापन है जो कि एक मस्खरे के किरदार अदा करते, संजीदा सियासतदान का नहीं कर सकते। जरदारी साहब इतने फारिग है कि मरवत साहब को कॉल कर रहे हैं, और मैंने सुना कि मुझे कॉल कर रहे हैं। वो इतने फारिग हैं कि मरवत साहब को कॉल करेंगे। मैंने पहले ही कह दी थी कि हमारी कमेटी बनी हुई है, जिससे भी किसी से बात करनी है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी बनी, उन्हीं से बात करें। और दूसरी बात है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हाफिज अब्दुल्ला साहब आजकल उनका जो एक अलायंस हो गया, या एक मोहब्बत बढ़ गई है JUI के साथ, और आजकल वो अडियाला जेल के चौकीदार जो है हाफिज अब्दुल्ला साहब या उनकी जमात को मिल गया कि आपका जो है PTA के चेयरमैन का यहाँ पर चौकीदार करे, कौन आता है कौन जाता है। आप क्या समझते हैं JUI फे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर हाथ मिला रही है तो किस मंतिक और मसलहत के तहत मिला रही है कि जो उसे PMLN से हाथ मिला के नहीं मिल सकता? देखें, बहुत अच्छी बात है, सियासत है, उनकी अपनी मर्जी है कि वो जो करे, लेकिन कोई इन्होंने वापस ही मेरे ख्याल में आना है PMLN के पास ही। लेकिन बात यह है कि आप लोगों को भी बहुत, मैं तो पैमरा आज PTI को ही सपोर्ट कर रही है फॉर एग्जांपल, इस किस्म की अगर ये चीजें हम करते हैं तो आप फौरन ही क्लिप से जाते हैं, ठक 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 ठक, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। आज तो आप वो क्लिप्स भी PTI के नहीं चला सकते, JUI को चला सकते हो, आप चलाना नहीं चाहते कि वो PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब हजरत मौलाना फजल रहमान साहब को क्या कहते थे और ये क्या कहते थे, बिलो दी बेल्ट। हम तो हमेशा कहते हैं कि बिलो दी बेल्ट नहीं होनी चाहिए, बातें सियासी होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि दो जमातें जो एक दूसरे को क्या क्या कुछ नहीं कहते थे, वो तो उसको मौलाना भी नहीं कहना चाहते थे, अब उनको कम से कम हजरत मौलाना तो कहना शुरू कर देंगे। अच्छा कुंडी साहब, ये बताएं कि कैबिनेट में हिस्सादारी ना लेने की वजह क्या है, जब आप ये समझते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमारा 16 महीने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। दूसरी बात यह कि हमारी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बने। उन्होंने जो मंशूर आवाम के सामने रखा और एक अनथक कैंपेन पॉलिटिकल अपनी इलेक्शन की चलाई, उसको जो है अमली जमा पहनाए, जो कि इत्तेहादी हुकूमत में नहीं हो सकता जब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बने। लिहाजा जैसे मैंने कहा कि 16 महीने का तजर्बा एक अच्छा नहीं था, तो इंशाअल्लाह ताला जब नेक्स्ट हुकूमत आएगी अपनी तो उसमें हम करेंगे। हमारा माजी का तजर्बा अच्छा नहीं था, इसलिए हम कहते हैं कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, वज़ारत नहीं लेंगे। अच्छा कुंडी साहब, इब्तदाई तौर पे बात उस वक्त जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमें अक्सरियत नहीं मिली, हम अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ज़रदारी साहब दोबारा सदर बने। बाद में फिर ज़राए ये भी खबरें देना शुरू कर गए कि ज़रदारी साहब सदारत से दस्तबरदार हो चुके हैं, उम्मीदवार नहीं है। इसमें कोई हकीकत है? कोई हकीकत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आसिफ ज़रदारी साहब सदारत के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हम इंशाअल्लाह अपनी इत्तेहादी जमातों से भी ये उम्मीद रखेंगे कि हमें वो सपोर्ट करेंगे। और कोई दस्तबरदारी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ही हैं जो हमारे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदारत के उम्मीदवार होंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो सदर बनेंगे। अच्छा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वो भी पीपल्स पार्टी से होंगे? बिल्कुल, हम अपने कैंडिडेट लाएंगे और हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि दोनों कैंडिडेट्स हमारे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। पंजाब के अंदर क्या समझते हैं आप, रिवाइवल जिस हद तक उम्मीद की जा रही थी पीपल्स पार्टी की, उतना हुआ, उससे ज्यादा हुआ,
या कम हुआ, और कम हुआ या कम दिखाया गया? देखिए, हम समझते हैं कि जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल उसके मुताबिक हुआ। हम इंशाअल्लाह ताला और मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह अगले जो इलेक्शन है उसमें बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला सरप्राइज भी देंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत सी चीज़ें जो हैं जो इस इलेक्शन में नहीं हो सकी या बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, देखिए हमें भी इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं चारों सूबों में। हमारे सीसी में डिस्कस हुआ, बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया, उसके बावजूद भी हमने एहतजाजन ये रिजल्ट कबूल किए और इंशाअल्लाह ताला जो है पंजाब में हम इंशाअल्लाह रिवाइव करेंगे और वापस कम बैक करेंगे। अच्छा, अब जरदारी साहब ने ये कहा है कि बलूचिस्तान में जो वज़ीर आला होगा वो जियाला होगा, तो क्या हम समझ लें कि सरफराज बुगटी को नामजद किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से? इंशाअल्लाह ताला जियाला वज़ीर आला होगा। 11 हमारे MPAs हैं, हर MPA का हक बनता है कि वो वज़ीर आला बने और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पार्टी लीडरशिप अनाउंस करेगी कि हमारे वज़ीर आला कौन होगा। मैं नाम में मुबालगा आराई से काम तो नहीं ले रहा, क्या इस क्लिप को सेव करके रख सकता हूँ? 11 है कि 11 जो है हमारे उम्मीदवार जो है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं वो चीफ मिनिस्टर बने, तो हमारे 11 के 11 जो MPAs हैं हमारे लिए मोतबर हैं, हमारे जियाले हैं। इनमें से कोई भी इंशाल्लाह वज़ीर आला बनेगा और लीडरशिप अनाउंस करेगी कि कौन होगा। तो क्या सिंध के अंदर गवर्नर जो है वो MKM के पास जाएगा फिर से? ये एक बात कबल वक्त है, पीपल्स पार्टी क्लेम करती है क्योंकि सिंध में हमारी बिल्कुल मेजॉरिटी है और इसका जो गवर्नरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनता है। तो पाकिस्तान भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ पर ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन हो जिससे हमारे के पास मेजॉरिटी भी ना हो और आप उसको गवर्नर बना दें। तो मैं नहीं समझता कि जो है वो गवर्नर जो है वो MKM से हो, गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा इंशाल्लाह। अच्छा कुंडी साहब, एक चीज़ बताइए, आखिरी सवाल। जाम शुरू टॉल प्लाजे पे कल जो GDA ने जमात इस्लामी को साथ में लाया, JUIFA को मिलाया, यानी आपके सारे मुखालिफिन साथ में ला लिए सिवाय MKM को छोड़ के, तो वो जितना बड़ा इकट्ठ किया और आगे भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मोरों में भी हम करेंगे, मुख्तलिफ और शहरों में करेंगे, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए कितना मुश्किल का बाइस होगा? कोई मुश्किलात नहीं है। देखें, पहले भी GDA ने कौन से करिश्मे दिखाए, कितनी दफ़ा हुकूमत बनाए, कितने MPAs आए हैं, कितने MNAs आए हैं जो आज ये क्लेम करते हैं कि हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और हमारे तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर दिया। PTI को भी साथ मिला लेते अगर उनका शौक था, उनको भी साथ मिला लेते और वो कर लेते। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें अगर वो समझते हैं कि उनके साथ ऐसे कोई धांधली हुई है तो प्रॉपर फोरम पे जाएं, वहाँ पर सबूत दें। हम भी समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, हम भी अपनी चीज़ें कंपाइल कर रहे हैं और हम भी प्रॉपर फोरम पे जाएंगे अपने एतराज़ात लेकर। प्रॉपर फॉरम पे जाएंगे अपने एतराज़ात लेकर। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब इतना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कुछ कानूनी चैलेंजेस जो इस वक्त दरपेश हैं बहुत से लोगों को। कुछ लोगों को ये है कि फॉर्म 45 हमारे पास है, फॉर्म 47 उसके मुताबिक नहीं है। कुछ लोगों को ये है कि हमारी अक्सरियत ज़्यादा है लेकिन मखसूस नशिस्तें हमें नहीं मिल सकती। कुछ लोगों को ये है कि 72 घंटों के अंदर शमूलियत इख्तियार करनी थी, तो 72 घंटे कब किसके पूरे होंगे? यही सूरत हाल, यही चैलेंजेस, यही तमाम चीज़ें जो पहले हाई कोर्ट में जाती हैं, फिर अपील ट्रिब्यूनल्स में भिजवा दी जाती हैं, ये कितने दिनों तक कानूनी मंजरनामे को देखना पड़ेगा, इसमें सुकम कितने हैं और इसके अंदर से बेहतरी की इस्तलाह कितनी निकल सकती है। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान हसन रज़ा पाशा साहब ने। पाशा साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। पाशा साहब, अगर देखा जाए, आप क्या समझते हैं कि ये कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि फॉर्म 45 ही असल बुनियाद होती है, कुछ लोग कहते हैं फॉर्म 47 होती है। ये जो चपकलिश है या ये जो मंजरनामा है, ये कब तक क्लियर हो जाएगा, ये धुंध कब तक छट जाएगी? हाँ, देखिए, बात ये है कि फॉर्म 45 तो बेसिक फॉर्म है जो कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो काउंटिंग के बाद जो नुमाइंदे होते हैं उम्मीदवारान के, उनको वो दे देते हैं और वो फिर लेके अपने ऑफिस में कंपाइल करते हैं और वही फिर फॉर्म 45 उसकी एक कॉपी उधर RO के ऑफिस में भेज दी जाती है। अब यहाँ पे मसला ये बन गया है कि दोनों फ्रीकैन, जीतने वाला हारने वाला, अपने अपने अलग फॉर्म 45 उठाए फिरते हैं। अब एक पार्टी कहती है कि ये फॉर्म 45 जो हम था वो ठीक है और दूसरी कहती है कि जो हमें मिला वो ठीक है। तो ये जब तक एविडेंस नहीं होगी इस हवाले से, ये थ्रेश आउट करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा फॉर्म 45 जेन्युइन है और कौन सा फेक है। क्योंकि फेक तो एक तो फेक होगा,
एक पार्टी ने तो जो पकड़े हुए होंगे फॉर्म 45 वो फेक होंगे और दूसरी पार्टी के ठीक होंगे। अब दोनों सूरतों में आप देखें, यही केपीके में भी जो हारने वाले हैं वो कहते हैं हमारे फॉर्म 45 ठीक है, और जीतने वाले जो हैं उनका मैंडेट चुरा के ले गए। और यहाँ पे पंजाब में जो सूरत हाल है वो भी ऑल टुगेदर डिफरेंट है कि जो जीतने वाले हैं। लेकिन पाशा साहब, अब इसको इस तरीके से तो नहीं ना छोड़ा जा सकता, दोनों के पास हैं तो दोनों के अलग अलग हैं। ये तो एक बड़ा सीरियस मैटर है कि एक बाकायदा तौर पे इजरात सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है, ना पेपर मुख्तलिफ हो सकता है ना इंक मुख्तलिफ हो सकती है। तो इसके ऊपर तो तहकीकात होनी चाहिए ना, जिसके पास जाली हैं, ये जाली बना के रखे हैं, उसे तो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जी, मैं उसी की तरफ आ रहा था, ये आप ये सवाल का दूसरा हिस्सा था, और वो ये है कि अभी आप देखें कि पहले हाई कोर्ट्स में गए सारे उम्मीदवारान, फिर वो उनकी पिटीशन डिसमिस हुई और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ भेजा गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो पेंडिंग है और नेक्स्ट जो वीक है वो उनमें हेयरिंग होनी है दोनों साइड से। ऑल दो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार हासिल है कि अगर बेशक नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए फाइनल, तो वो भी उस नोटिफिकेशन को अनडू कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और रिटर्न कैंडिडेट को डिक्लेयर कर सकते हैं एज लूजर वन, और लूजर को डिक्लेयर कर सकते हैं रिटर्न। लेकिन जो एविडेंस की बुनियाद पे जब फैसले होने हैं तो उसका जो सबसे बेहतर फोरम है वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल। आपको पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल बनाए गए हैं, और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बना दी है, बाकी का मुझे नहीं पता, वो भी एक आध दिन तक सारे ट्रिब्यूनल बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो इलेक्शन पिटीशन ट्रिब्यूनल्स के पास जानी है, वहां पे एविडेंस भी रिकॉर्ड होगी, काउंटिंग भी हो सकती है, और ये थ्रेश आउट हो सकता है कि कौन सा फॉर्म 45 ओरिजिनल है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी हुआ और जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको वेरीफाई कर सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि एविडेंस कलेक्ट करने का इख्तियार सिर्फ ट्रिब्यूनल के पास है जो कि उन्होंने एक्सरसाइज करना है, और तभी अब उसके लिए भी 4 महीने की मुद्दत का तयन किया गया है। टाइम स्पेसिफिक है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन का कि वो 4 महीने के अंदर अंदर फैसला करेंगी। लेकिन एक सवाल ये जरूर पैदा होगा कि जितनी तादाद में इलेक्शन पिटीशन इस साल फाइल होने जा रही हैं, तो क्या वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल 4 महीने के अंदर अंदर तमाम एविडेंस कलेक्ट करके हर एक पिटीशन को डिसाइड कर देंगे? क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर 4 महीने के अंदर डिसाइड ना हुए तो वो फिर जैसे है जहां है कि बुनियाद पे फ्रैक्चर्स हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा सारा। अच्छा, एक और मामला आप पाशा साहब एक आखिरी सवाल के तौर पे समझाइएगा कि माजी के अंदर इतनी बड़ी तादाद में कोई आज़ाद उम्मीदवार जीते भी नहीं थे, और अब की बार जब इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए हैं, मखसूस नशिस्तें सिर्फ उन्हीं को मिलनी हैं जिनकी पहले मंजूर हुई हैं। अब ये कैसे बंदरबांट होगी? अब किसी जमात के पास कम लोग हैं और क्या उसे नशिस्तें ज़्यादा मिल जाएंगी क्योंकि वो जमात के तौर पे है, या फिर मखसूस नशिस्तों को कम कर दिया जाएगा? ये मखमसा कब क्लियर होगा? नहीं, मखसूस नशिस्तें तो कम नहीं होंगी, ये आइन में दी गई प्रोविजन है, उसके तहत उन मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात होने हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज में। अब इसकी स्पिरिट ये है कि आपको ये तो पता है कि 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने शामिल होना है नोटिफिकेशन के किसी पार्टी में। अब अगर वो शामिल नहीं होते तो उनको आज़ाद तस्वर किया जाएगा और उनके जो हासिल करदा वोट है वो काउंट नहीं किए जा सकते। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई बैग मुंतखब हुए हैं वो किधर जाएंगे? पीटीआई में वो जा नहीं सकते। बड़ी क्लियर सी बात है कि जब पीटीआई एज पार्टी इस मौजूदा इलेक्शन से सिंबल ना होने की वजह से आउट हो चुकी है, तो फिर इनको लामुआला तौर पे आपने इनकी क़यादत से भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमने कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, उसमें वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन का नाम आ रहा है कि मरकज में उनके पास जाएंगे और केपीके में कोई और जमात जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उसमें जाएंगे तो जो लिस्ट मुत्तहिद अमल ने दी हुई होगी लेडीज सीट पे और माइनॉरिटीज पे, वो ही लिस्ट उसी की लिस्ट के मुताबिक होंगे जो इन्होंने पीटीआई की लिस्ट पे दी होगी, तो शायद वो ना हो सके। अलबत्ता ये है कि पीटीआई
ने पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है कि हमें पीटीआई का तस्वर किया जाए और हमें माइनॉरिटीज और खवातीन की जो सीट्स हैं सही, हवाले जो हमने वोट पूरे मुल्क तो में वो भी मामला अदालत के अंदर है, अदालत की तरफ से उसका क्या फैसला होता है उसके लिए वक्त का इंतजार है। ये एक अपनी मुनफरिद तरीका और मिसाल है इस वक्त जो राइज हो चुकी है। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।